हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, एकदम मस्त है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फिक्सेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि फिक्सेशन जो है हिस्टोपैथोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर फिक्सेशन प्रॉपर हुआ तो आगे की प्रोसेसिंग पूरी सही होगी और पेशेंट का डायग्नोसिस भी सही होगा। तो फिक्सेशन सही होना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम ये जाने कि फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, आइडियल फिक्सेटिव कौन सा होता है, फैक्टर अफेक्टिंग वगैरह, ये सारी समझेंगे। उसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव के बारे में। अभी प्रीवियस क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया। इंट्रोडक्शन में हमने बहुत कुछ सीखा। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, हिस्टोपैथोलॉजी में किस किस टाइप के टिश्यू सैंपल आते हैं, उनको कैसे रखना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, और ग्रोसिंग क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी का बेस होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले एक बेस जो है आपका तैयार होना चाहिए, ताकि आने वाली क्लासेस सारी आपके लिए इजी हो जाए, है ना। तो अब हम टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम फिक्सेटिव के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि हम ये सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, फिक्सेटिव, डीकैल्सिफिकेशंस, है ना, डिहाइड्रेशंस वगैरह, ये सारा मैंने आपको बताया था। तो स्टेप बाय स्टेप हम उन सबको पढ़ेंगे, फिर टिश्यू प्रोसेसिंग पे भी आएंगे, स्कैनिंग भी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं फिक्सेशन के बारे में। अब देखो फिक्सेशन क्या होता है। फिक्सेशन को मैं अगर ऐसे समझाऊं तो देखो, जैसे ही हमारी बॉडी से टिश्यू को निकाला जाता है, मैंने आपको बहुत सारे स्पेसिमेन बताए हैं ना, बायोप्सी वगैरह। तो जब भी टिश्यू को रिमूव किया जाता है, टिश्यू रिमूव फ्रॉम बॉडी, है ना, जब भी रिमूव फ्रॉम बॉडी, यानी कि टिश्यू को हमारी बॉडी से जब रिमूव किया गया, बाहर निकाल दिया गया, तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई बंद, है ना, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, टिश्यू ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? वो टिश्यू खराब हो जाएगा, वो टिश्यू खत्म हो जाएगा, उस टिश्यू की डेथ हो जाएगी। यही होगा ना। तो जैसे ही हमारी बॉडी से टिश्यू को निकाला जाता है, उसमें ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन से बचाने के लिए हम यूज करते हैं फिक्सेशन, है ना। तो जैसे ही टिश्यू को हमारी बॉडी से बाहर निकाला, क्या होगा? ब्लड सप्लाई बंद, ऑक्सीजन बंद, न्यूट्रिएंट बंद, ग्लूकोज बंद। तो उसकी वजह से क्या होगा? उस सेल, ऑब्वियसली उसको नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ होने लगेगी, है ना। आपने अगर उसको और वार्म एरिया में रख दिया तो और भी जल्दी वो खराब हो जाएगा, है ना। कोल्ड टेम्परेचर में रखा तो फिर भी थोड़ी देर रुक सकता है, लेकिन वार्म एरिया में अगर रखा तो वो लिक्विफाई होने लग जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही टिश्यू को बॉडी से रिमूव किया, क्या होगा? स्टार्ट टिश्यू लिक्विफाई, है ना, लिक्विफाई एंड फॉल ऑर्डर, लिक्विफाई एंड फॉल ऑर्डर। यानी कि फॉल ऑर्डर और लिक्विफाई का मतलब, जैसे कि मैंने आपको डिकम्पोजिशन बताया कि टिश्यू का टूटना चालू हो जाएगा, टिश्यू का ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। तो ब्रेक डाउन किस कारण से होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, है ना। तो उसके कारण क्या होगा? टिश्यू लिक्विफाई हो जाएगा और एक ऑर्डर स्मेल आने लग जाएगी हमें। और मतलब यूं सीधी सी भाषा में कहें तो सडन गलन जो है वो शुरू हो जाएगी। इसका सबसे मेन रीजन है ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशंस, है ना। ये क्यों होता है? ड्यू टू ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफैक्शंस, है ना। अब ये मैम ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफैक्शन क्या है? ऑटोलाइसिस नाम से समझ में आ रहा है, ऑटो मतलब कि खुद से लाइसिस, खुद से लाइसिस मतलब कि जो सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं सेल्फ डाइजेशन, है ना। इसको हम कहते हैं सेल्फ डाइजेशन। यानी कि हमारी सेल का, हमारे टिश्यू का खुद का ब्रेक डाउन होना, सेल्फ डाइजेशन शुरू हो जाता है। सेल्फ डाइजेशन क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जैसे ही टिश्यू को बॉडी से बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन वगैरह सब बंद हो जाएगी, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है? उस सेल की सेल मेम्ब्रेन टूटने लग जाती है। और जब सेल मेम्ब्रेन टूटती है तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर लाइसोसोम होता है और उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। इनको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर, है ना, क्या कहते हैं? इंट्रा सेल्यूलर ऑटियोलाइटिक एंजाइम, है ना, ऑटियोलाइटिक एंजाइम्स। सेल्फ डाइजेशन या ऑटोलाइसिस में आपको बता रही हूँ।
मतलब कि यूं सीधी सी भाषा में कहे ना तो सेल या टिश्यू का ब्रेकडाउन, है ना, सेल या टिश्यू का ब्रेक डाउन हो जाना, डेथ होना, है ना, सेल्फ डेथ हो जाना। सेल्फ डेथ मतलब कि खुद की ही सेल खुद को मार डालती है। कैसे? इंट्रासेल्यूलर ऑटोलाइटिक एंजाइम के द्वारा। ये जो एंजाइम है लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। हमारी सेल होती है ना, सेल के अंदर लाइसोसोम होता है और लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, रिलीज होते हैं और आपकी सेल को तोड़ देते हैं, है ना, सेल का ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो एक तो ये हो गया कि भाई जैसे ही आपने टिश्यू को बाहर निकाला उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, सेल का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू ऑटोलाइसिस, यानी कि खुद के सेल्फ डाइजेशन के कारण, खुद के एंजाइम्स के कारण। ठीक है। दूसरा है प्यूट्रीफैक्शंस। प्यूट्रीफैक्शंस का मतलब होता है बैक्टीरियल एक्शंस, है ना। प्यूट्रीफैक्शंस मतलब कि बैक्टीरियल डिकंटामिनेशंस, कंटामिनेशन, है ना। बैक्टीरियल डिकंटामिनेशन, सॉरी डिकंटामिनेशन नहीं, हाँ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं अभी हम, डिकम्पोजिशन। सो बैक्टीरियल डिकंटामिनेशन एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का मतलब देखो, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा तो है ही नहीं कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से स्टेराइल है, उसके अंदर बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होंगे ही सही ना। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं, और भी कुछ अगर हमने इनहेल कर लिया इस तरीके से, अगर हमारी बॉडी के अंदर है, या फिर हवा में तो घूम ही रहे हैं, तो जैसे ही टिश्यू को बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल डिकंटामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया की एक्शन शुरू हो जाएगी, है ना। बैक्टीरिया अपना काम उस पर चालू कर देगा, क्योंकि बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मिल रहा है ना, और बैक्टीरिया को वार्म एनवायरनमेंट मिल रहा है ना, वहां पे कोई हमारी इम्यूनिटी जो है वर्क नहीं कर रही है, तो बैक्टीरिया को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी ग्रो करने के लिए। तो बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो क्या होगा, वो उसको तोड़ देगा पूरी तरीके से। अब जब तोड़ेगा, है ना, डिकंटामिनेशन, सड़न गलन वगैरह सब होगी, तो उसके कारण स्मेल भी आती, फोल ऑर्डर, है ना, उसके कारण बदबू भी आने लग जाती है टिश्यू में। हम देखते हैं ना, जो जैसे ही टिश्यू की डेथ होती है, किसी की डेथ होती है, बॉडी रहती है, तो उसमें बैक्टीरियल डिकंटामिनेशन के कारण, ऑटोलाइसिस के कारण वो खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। तो हमारी बॉडी से जैसे ही टिश्यू को बाहर निकाला जाता है, अगर टाइम पर उसको फिक्सेटिव नहीं मिले, टाइम पर अगर उसका फिक्सेशन नहीं किया जाए, तो क्या होगा, ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन होगा, उसके कारण टिश्यू की डेथ होने लग जाएगी, उसके कारण टिश्यू खत्म हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर खत्म, उसका शेप खत्म। उसके बाद डायग्नोसिस भी पेशेंट का सही नहीं होगा, बिकॉज आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो टिश्यू तो पूरा खराब हो चुका है। तो इसी से बचाने के लिए हम करते हैं फिक्सेशन। क्या करते हैं जी, फिक्सेशन। तो फिक्सेशन क्या है, फिक्सेशन है एक प्रोसेस, है ना। फिक्सेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम एक केमिकल एजेंट का या सब्सटेंस का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, टिश्यू को प्रिजर्व करता है ना, टिश्यू को प्रिजर्व करता है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इन सब को प्रिजर्व करता है। और आगे जो हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं ना, उन टिश्यू प्रोसेसिंग को भी इनहेंस करता है ना, ताकि आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो आपको वो क्लियर विजिबल हो, उसमें सारा स्ट्रक्चर, शेप वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर था वही आपको देखने को मिले। तो यही मेन रोल होता है फिक्सेशन का, कि अगर प्रॉपर फिक्सेशन हुआ है तो जैसा आपने टिश्यू बॉडी के अंदर से निकाला था, मतलब ये काम करता है कि जितना, मतलब बचा पाए ऑटोलाइसिस से और बैक्टीरिया से, उतनी पूरी कोशिश करता है, और बाकी की प्रोसेसिंग को भी इनहेंस करता है, उनमें भी हेल्प करता है, ताकि आपको एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन मिल सके और आप सही डायग्नोसिस कर सके, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सके। तो फिक्सेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि हमारे टिश्यू को प्रिजर्व करता है, टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है ना। टिश्यू को मतलब सीधी सी बात करें ना तो केमिकली, पार्शियली केमिकली एंड फिजिकली पूरी तरीके से प्रिजर्व करता है, स्टेबल रखता है। जैसा हमारी बॉडी के अंदर था वैसा ही उसके स्ट्रक्चर को, आर्किटेक्चर्स को मेंटेन करके रखता है, ताकि सही डायग्नोसिस पेशेंट का हो। ठीक है। तो फिक्सेशन का मतलब समझ में आया। अब देखो, मैंने एक वर्ड यूज किया है फिक्सेटिव, है ना।
कि फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, केमिकल एजेंट्स या फिर सब्सटेंस यूज करते हैं। उस सब्सटेंस को कहा जाता है फिक्सेटिव। ये क्या है, या तो आप कह लें कि एक केमिकल एजेंट या फिर आप कह लो कि सब्सटेंस जो कि टिश्यू की मॉर्फोलॉजी, टिश्यू के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखता है। समझ में आया? यानी कि फिक्सेशन का मेन रोल क्या है, बैक्टीरिया टिश्यू को ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफैक्शन से बचाना। इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इसकी, मैं बताऊंगी आगे आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, है ना। तो फिक्सेशन के बारे में और भी मैं आपको बताऊंगी क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक आइडियल फिक्सेटिव कैसा होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसको अफेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी कि फिक्सेशन में क्या होता है और क्यों हम करते हैं, क्यों जरूरी है, ये भी हमें समझना जरूरी है। कि जैसे ही टिश्यू को बॉडी से बाहर निकाला, अगर आपने वार्म टेम्परेचर पे रख दिया तो क्या होगा, उसमें ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन में हम केमिकल एजेंट यूज करते हैं जिसको फिक्सेटिव कहा जाता है, और ये हमारे टिश्यू को प्रिजर्व करके रखता है। अब देखो, एक बार अगर ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो गया, है ना, ऑटोलाइसिस हो गया अगर टिश्यू के अंदर, तो जो खराब हो चुका है उसको फिक्सेटिव हील नहीं करेगा, बस आगे ऑटोलाइसिस नहीं होने देगा, आगे पेट्रिफिकेशंस नहीं होने देगा, है ना, आगे की प्रोसेस को रोक देगा, लेकिन जो खराब हो चुका है उसको रिपेयर करने का काम फिक्सेटिव नहीं करता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब मैं आपको बताती हूँ फिक्सेटिव की प्रॉपर्टीज, है ना, कि इसके अलावा भाई ऑटोलाइसिस प्यूट्रिफिकेशन तो इससे तो बचाता ही है, लेकिन इसके अलावा भी और क्या काम होता है फिक्सेटिव का। जैसे हम आपको बताएं ना कि लेबोरेटरी में हमारे पास ब्लड सैंपल आते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स हर लेबोरेटरी में, जैसे कि हम ईडीटीए यूज करते हैं, है ना, हम सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं, हम सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं, तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ईडीटीए में जैसे कि हम हिमेटोलॉजी के लिए, है ना, हमें ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी वगैरह ये सब देखनी है, तो उसके लिए एक आइडियल फिक्सेटिव कौन सा होगा, ईडीटीए। तो वो ईडीटीए हम यूज करते हैं ताकि ब्लड क्लोट भी ना हो, और जो उसके शेप साइज वगैरह ये सब है वो भी मेंटेन रहे, वो भी खराब ना हो, और एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिले, है ना। तो जैसे ही हम हमारी बॉडी से ब्लड को निकालते हैं वो तुरंत क्लोट हो जाता है, तो उसी क्लोट से बचाने के लिए हम एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। तो उसके लिए हम एक ऐसा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं ताकि ब्लड क्लोट भी ना हो और सारी मॉर्फोलॉजी भी प्रिजर्व रहे। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जैसे ही टिश्यू को बाहर निकाला गया वो खराब होने लग जाएगा, तो उसके लिए हम फिक्सेटिव यूज करते हैं। तो फिक्सेटिव ऐसा कि टिश्यू के साइज, शेप, स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखे, ऑटोलाइसिस प्यूट्रिफिकेशन नहीं होने दे, राइट। अब चलो आइडियल फिक्सेटिव, पहले मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना, कि मेन पर्पस क्या होता है और एम क्या होता है फिक्सेशन का, क्यों यूज करते हैं हम। देखिए, सबसे पहला आता है प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफैक्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि टिश्यू को बैक्टीरियल एक्शन से और सेल्फ डाइजेशन से बचाना, है ना, हमारे खुद के जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, उनसे बचाना, उसके लिए हम यूज करते हैं फिक्सेटिव। दूसरा आता है टू प्रिजर्व सेल एंड टिश्यू एंड इट्स कंस्टिट्यूट इन नेचुरल स्टेट, यानी कि एक टिश्यू को नेचुरल स्टेट में बनाए रखना, उसकी ओरिजिनल कंडीशन में बनाए रखना, है ना। तो सेल को, टिश्यू चाहे सेल हो चाहे टिश्यू हो, है ना, क्योंकि सेल से मिलकर ही टिश्यू बनता है, तो उसके कंस्टिट्यूएंट जो है उनको नेचुरल स्टेट में रखना, वो जैसा हमारी बॉडी के अंदर था वैसा ही हमें उसको ऑब्जर्व करना है, ताकि हम डिसीज को आइडेंटिफाई कर पाए, है ना, डिसीज को देख पाए कि एक्चुअल में कहाँ खराबी है। भाई टिश्यू पहले से खराब हो चुका है तो फिर हम क्या देखेंगे, ऑलरेडी वो खराब है, हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो फिर भाई आगे की बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है कि फिर से भाई स्पेसिमेन, भाई ब्लड सैंपल तो है नहीं जो तुरंत निकलवा के मंगवा लोगे, है ना, ये टिश्यू है, फिर उस एरिया से निकालना भाई जहाँ खराबी है वगैरह, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो फिर बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। इसलिए तुरंत फिक्सेटिव का या फिक्सेशन करना टिश्यू का बहुत जरूरी होता है, अगर आपको एक्यूरेट रिपोर्ट चाहिए तो, है ना। चलो, अब देखो, टू हार्डन द टिश्यू फॉर इजी हैंडलिंग एंड सेक्शन कटिंग्स,
ऑल्सो जो फिक्सेटिव है वो क्या करता है, टिश्यू को हार्ड करता है। अब देखो कोई भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट चीज है तो उसको हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन थोड़ी सी हार्ड है। अब भाई ये लचीली होती, ये पेन अगर लचीली होती तो मैं कैसे इसको मूव कर पाती, कैसे लिखती मैं, है ना। अब ये थोड़ी सी हार्ड है तो मैं इजीली इसको अपने हिसाब से चला पा रही हूँ। तो अगर टिश्यू थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो सेक्शन कटिंग भी आसानी से हो। भाई एक मैदे को आप कट करते हो, भैया आपने मैदे की रोटी बनाई है ना और उसको कट किया तो क्या होता है, हम कट करते हैं वो फिर सिकुड़ती जाती है। और एक नॉर्मल आटे की अगर हम रोटी बनाते हैं तो जैसा शेप हमने बनाया है उसको कट करेंगे तो अपन जैसा कट करेंगे वो वैसा ही कट होगा, है ना। तो टिश्यू को थोड़ा सा हार्ड करता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करता वरना वो टूटने लग जाएगा, ब्रिटल होने लग जाएगा, है ना। तो टिश्यू को बिल्कुल हल्का सा हार्ड कर देता है ताकि उसको हैंडल भी इजीली हो सके और सेक्शन कटिंग आसानी से हो सके, प्रॉपर सेक्शन उसके कट हो सके, है ना। जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं माइक्रोटोम का यूज करते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी जब हम माइक्रोटोम पढ़ेंगे। तो माइक्रोटोम हम यूज करते हैं ना तो उसमें सेक्शन कट करते हैं, छोटे छोटे टिश्यू कट करते हैं, पीस या रिबन सेक्शन कट करते हैं। तो उसके लिए हम फिक्सेटिव यूज करते हैं ताकि वो हार्ड भी हो जाए थोड़ा और आसानी से हैंडल भी हो जाए। अब आता है नेक्स्ट, मेक द सेल्यूलर कंपोनेंट insoluble to reagent used in tissue processing and prevent the loss of a specific from the original locations। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है कि भाई बात हो रही है किसकी, टिश्यू प्रोसेसिंग की। टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं आप आगे, हम जब टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं तो एक टिश्यू को बहुत सारी स्टेप से गुजरना पड़ता है ना। उसको फिक्सेटिव हमने कर दिया, उसके बाद अगर बॉनी टिश्यू तो डिकल्सिफिकेशन करो, फिर डिहाइड्रेशन करो, फिर उसको क्लियरिंग करो, है ना, फिर पैराफिन वैक्स में डालो, फिर इस तरीके से माइक्रोटोम करो, फिर स्टैनिंग करो, ऐसी पूरी प्रोसेस होती है। अब उस प्रोसेस में हम वेरियस टाइप्स ऑफ रिएजेंट यूज करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ रिएजेंट्स जैसे कि हम बात कर ले, अल्कोहल हम यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, है ना, जाइलिन हम यूज करते हैं क्लियरिंग एजेंट के लिए, स्टैंडिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज यूज करते हैं। तो उसको बहुत सारे केमिकल से इनसे गुजरना होता है। तो उसके लिए ये फिक्सेटिव क्या करता है, सेल्यूलर कंपोनेंट को इनसॉल्यूबल बना देता है, ताकि ऐसा नहीं कि भैया हमने जो अल्कोहल जाइलिन वगैरह यूज किया वो सब उसके अंदर घुस जाए और सब बिगाड़ा कर दे, भाई जो हमने बचा के रखा है टिश्यू को वो सारा चौपट हो जाए। तो उसके लिए कि ये घुल मिले ना अल्कोहल और जाइलिन के साथ में, उसके लिए फिक्सेटिव क्या कर देता है, इसके सेल्यूलर कंपोनेंट को इनसॉल्यूबल बना देता है ताकि इस रिएजेंट के साथ वो मिक्स ना हो, है ना। अब देखो टिश्यू प्रोसेसिंग में मैंने आपको बताया कि जो रिएजेंट यूज होते हैं उसमें इनसॉल्यूबल, उसमें सॉल्यूबल ना हो उसके लिए इसको इनसॉल्यूबल बना देता है। उसके बाद प्रिवेंट द लॉस ऑफ स्पेसिफिक फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशंस। स्पेसिफिक मतलब कि सीधा सा अगर मैं बताऊं ना कि उसके खुद के एक टिश्यू के अंदर जो भी प्रोटीन्स एंजाइम्स वगैरह जो जिस पोजीशन पर है वो उसी पोजीशन पर रहे, है ना, उसमें कोई चेंजेस ना हो, है ना। लॉस ऑफ स्पेसिफिक फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन, यानी कि उसकी खुद की लोकेशन से हटे ना, जो जहां पर है वो वहीं पर रहे। और बाकी जो हम प्रोसेसिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट यूज करते हैं उनसे भी उसकी प्रॉपर्टीज टिश्यू की डिस्टर्ब ना हो। तो ये काम भी फिक्सेटिव करता है भाई, हार्ड भी बना रहा है सेक्शन कटिंग के लिए, मैंने कहा ना कि आगे की टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए बहुत इजी बना देता है फिक्सेटिव टिश्यू को। तो भाई हार्डनिंग भी कर रहा है ताकि प्रॉपर हैंडलिंग हो सके, सेक्शन कटिंग हो सके। टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए इसको पहले से प्रिपेयर कर रहा है कि भाई आगे आपको इन इन स्टेप से गुजरना है, आप पहले से रेडी रहना, है ना। भैया हम कहते हैं ना कि भैया आप पहले से तैयार रहना, आगे वैकेंसी आने वाली है तो आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन सी चीजें फेस करनी पड़ सकती है, उसके लिए पहले से तैयार रहना। तो आप तैयार कैसे रहेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करके। तो यहाँ फिक्सेटिव टिश्यू को रेडी कर रहा है, वहां आपको खुद को रेडी करना है, खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है ना, खुद को पूरी तरीके से मेंटली भी प्रिपेयर करना है और फिजिकली भी रहना है ताकि आप अपनी एग्जाम अच्छे से दे पाओ, है ना, और सिलेक्शन ले पाओ। तो यही पर टिश्यू का भी रोल कर रहा है, टिश्यू को भी आगे की प्रोसेस में जाना है
ताकि वो एक अच्छा रिजल्ट दे सके, उसके लिए हम सबसे पहले फिक्सेटिव यूज कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट कर लो भाई, उसके बाद में आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और रिवीजन साथ साथ में करते रहो। ये हो गया सिलेक्शन, है ना। चलो उसके बाद आता है मेक टिश्यू सूटेबल फॉर सेक्शनिंग एंड स्टैनिंग। हम सेक्शनिंग करते हैं आगे, तो पहला तो मैंने बताया है कि सेक्शनिंग के लिए भी सूटेबल बनाता है, ऑल्सो स्टैनिंग के लिए भी टिश्यू को सूटेबल बना देता है। स्टैनिंग जैसे हम हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे कॉमन एच एंड ई स्टैनिंग यूज करते हैं। कौन सी? एच एंड ई स्टैन यूज करते हैं। तो वो जो डाई है उसको ये रिटेन कर सके, ऐसा टिश्यू को बना देता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइस हम यूज करते हैं। एच के अलावा भी और भी बहुत सारे स्टैनिंग हम यूज करते हैं। डिफरेंट टिश्यू के लिए डिफरेंट स्टैंड हम यूज करते हैं। तो उसके लिए भी ये पहले से टिश्यू को प्रिपेयर कर देता है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज फिक्सेटिव की होती है। फिक्सेशन हम इसलिए करते हैं, है ना, ताकि प्रोसेसिंग इजी हो जाए, कटिंग इजी हो जाए, हैंडलिंग इजी हो जाए, नेचुरल स्टेट में भी रहे, ऑटोलाइसिस प्यूरिफिकेशन से भी बच जाए। डन। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज या फिर एम ऑफ फिक्सेटिव। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फिक्सेटिव। एक गुड फिक्सेटिव आप किसको कहेंगे, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये काम एक फिक्सेटिव करता है, तो क्या सारे ही फिक्सेटिव ये सारे काम करेगा? देखो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक फिक्सेटिव जो है सारी प्रॉपर्टीज आपको दे। मतलब भाई कोई लड़के लड़की को मिलाया तो भाई जरूरी तो नहीं कि 36 के 36 गुण मिलेंगे। 26 भी मिल सकते हैं, 30 भी मिल सकते हैं, 32 भी मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जरूरी नहीं हो कि सारे की सारी प्रॉपर्टीज एक फिक्सेटिव के अंदर हो, लेकिन हम सबसे बेस्ट वही चीज निकालेंगे। कभी 35 गुण मिल रहे हैं, 34 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, तो हम किसको देखेंगे? 35 गुण वाले को ही उठाएंगे ना। तो यहाँ पर भी सबसे बेस्ट फिक्सेटिव निकालेंगे कि भाई कौन सा है जो कि मोस्ट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है ना, वो फॉर्मेलिन हम यूज करते हैं। कौन सा? 10% बफर्ड फॉर्मेलिन हम यूज करते हैं। ये सबसे गुड फिक्सेटिव है। हालांकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव भी यूज करेंगे, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव अभी हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बताऊंगी, है ना। चलो अब देखो, आइडियल फिक्सेटिव किसको कहेंगे? आइडियल फिक्सेटिव उसको कहेंगे जिसमें ये सारे गुण हो। कौन सा गुण हो? कि जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करे और एंजाइम डिग्रेडेशंस को रोके। मतलब कि एंजाइम के एक्शन को भी रोके और इधर बैक्टीरियल के एक्शन को भी रोक दे। बैक्टीरिया भी एक्शन ना कर पाए, इन दोनों को इनएक्टिव कर देता है। फिक्सेटिव काम कैसे करता है? फिक्सेटिव ऐसे ही तो काम करता है कि बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर देता है, एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है, प्रोटीन को डिनेचर कर देता है, और जो जिस पोजीशन पर है उनको उसी पोजीशन पर रखता है, स्टेबल कर देता है, सेल्यूलर प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करता है। कैसे कर रहा है? वो ऐसे ही काम करता है ना। तो भाई एक आइडियल फिक्सेटिव जो होता है, गुड फिक्सेटिव क्या करता है? ऑटोलाइसिस एंड प्यूरिफिकेशन से बचाता है। तो ऐसा होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो उसकी ये होना चाहिए। दूसरी, रैपिड एंड इवन पेनिट्रेशन एंड फिक्सेशन ऑफ टिश्यू। मतलब कि रैपिड यानी कि फास्ट पेनिट्रेट करे। जब भाई कोई सा टिश्यू है हमारे पास में, तो वही हमने उसको फिक्सेटिव में डाला, लेकिन वो 4 घंटे बाद काम शुरू करेगा अपना, तब तक तो क्या होगा? वो टिश्यू खराब हो चुका होगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो रैपिड एंड इवन पेनिट्रेशन, इवन मतलब कि पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा पार्ट टिश्यू का इधर फिक्स कर दिया और बाकी का पार्ट छोड़ दिया। ऐसा नहीं, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होके इवन, है ना, यानी कि पूरे डीपली अच्छे से पेनिट्रेशंस करें। हालांकि अगर लार्ज टिश्यू है तो लार्ज टिश्यू के लिए फिर हमें फिक्सेटिव का रेशियो देखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से यूज होता है। लेकिन एक गुड फिक्सेटिव होता है कि वो पूरी तरीके से आपकी टिश्यू को फिक्स करे। फिक्सेटिव का मतलब ये होता है फिक्स कर देना, सब चीजों को उसी जगह पे फिक्स कर देना, जो जहां है वहीं रखना। स्टैच्यू तो आप जहां हो वहीं रहो, है ना। तो वही रेपिड एंड इवन पेनिट्रेशन एंड फिक्सेशन ऑफ टिश्यू। उसके बाद आता है प्रिजर्व टिश्यू आर्किटेक्चर्स एंड सेल्यूलर डिटेल्स। टिश्यू आर्किटेक्चर्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जैसे टिश्यू का स्ट्रक्चर है ना, उसकी लेयर्स है, तो उन सभी को मेंटेन रखें। दूसरा सेल्यूलर डिटेल्स में जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सबको प्रिजर्व करें। यही मेन रोल होता है।
ताकि तभी तो हम अच्छे से देख पाएंगे। जो जैसी कंडीशन में है वैसी कंडीशन में रहेगा, तभी तो हम सही डायग्नोसिस कर पाएंगे। फिर आता है कॉज मिनिमम टिश्यू श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। मतलब कि एक ऐसा फिक्सेटिव जो कि कम से कम श्रिंकेज करे और कम से कम स्वेल करे। भाई टिश्यू फूल जाएगा तो क्या होगा, सेल की ओवरलैपिंग हो जाएगी। कैसे डायग्नोस करेंगे हम फिर, है ना। तो श्रिंकिंग मतलब कि टिश्यू को छोटा भी नहीं करे, भाई इतना टिश्यू है, श्रिंक होके इतना सा हो गया, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, ऑब्जर्वेशन सही से होगा ही नहीं आपको। या फिर भाई इतना सा टिश्यू था, उसको फुला के इतना बड़ा कर दिया, ये हो गई स्वेलिंग, ये हो गया श्रिंकेज। तो ना तो वो श्रिंक करे, ना बहुत ज्यादा स्वेल करे। तो अच्छा सा फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए। शुड बी सेफ टू हैंडल, उसको आसानी से आप हैंडल कर सके, कि भाई लेबोरेटरी में हमें फिक्सेटिव को बार बार टिश्यू को हाथ लगाना है ना, तो हमारे हाथ लगते ही है। तो भाई उसको आसानी से हम हैंडल कर सके, वो नॉन टॉक्सिक हो, नॉन इन्फ्लामेबल हो और नॉन एलर्जिक हो, है ना। भाई टिश्यू को हाथ लगाया और फिक्सेशन की वजह से एलर्जी होने लग गई, तो कैसे काम करेंगे हम। तो ना तो वो एलर्जिक हो, ना इन्फ्लामेबल हो, और ना ही टॉक्सिक हो, और आसानी से हैंडल किया जा सके, ऐसा फिक्सेटिव होना चाहिए। शुड बी चीप, सस्ता भी हो भाई। बहुत ज्यादा महंगा फिक्सेटिव है तो कैसे हम यूज करेंगे भाई, है ना। तो उसके लिए सबसे पहला तो वो सस्ता होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और रेडिली डिस्पोजेबल या रिसाइक्लेबल भी होना चाहिए। फिर आता है यूजफुल फॉर वाइड वेराइटी ऑफ टिश्यू, अलग अलग वेराइटी ऑफ टिश्यू के लिए यूज किया जा सके। जैसे कि हम बात करें उसको फैटी टिश्यू के लिए, लिम्फोइड टिश्यू के लिए, न्यूरल टिश्यू के लिए, आदि के लिए हम यूज कर सके। वैसे तो मैं बताऊंगी आपको कि भाई अलग अलग टिश्यू के लिए अलग अलग टाइप के फिक्सेटिव भी यूज किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा फिक्सेटिव जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू के लिए भी यूज किया जा सके। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली इसी के लिए बस यूज करेंगे हम, है ना, कि स्पेसिफिक आप न्यूरल टिश्यू के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी और के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कॉमन फिक्सेटिव इसलिए फॉर्मेलिन हम यूज करते हैं। बाकी कुछ ऐसे फिक्सेटिव भी होते हैं जो केवल फिक्स इसी के लिए यूज किए जाते हैं, है ना, जैसे फिक्स न्यूरल टिश्यू के लिए या फिक्स फाइब्रल टिश्यू के लिए ऐसे यूज किए जाते हैं। चलो, उसके बाद होता है नो इंटरफेयर्स विद स्टैंडिंग रिएक्शंस, यानी कि वो स्टैंडिंग रिएक्शंस के साथ में कोई भी इंटरफेयर ना करें। ऐसा फिक्सेटिव हो कि जो स्टैंड हमने दिया है वही वो रिटेन करे, है ना। इंटरफेयर अगर स्टैंडिंग के साथ हो जाएगा तो फिर हमें जो एक्चुअल में ऑब्जर्व होना है स्टैंडिंग के थ्रू, वो नहीं हो पाएगा। तो वो इंटरफेयर भी ना करे स्टैंडिंग के साथ, ये है एक गुड फिक्सेटिव। तो गुड फिक्सेटिव की इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है। अब मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि एक फिक्सेटिव में ये सारी प्रॉपर्टीज मिले, है ना। इसीलिए हम टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव पढ़ेंगे तो और भी आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इतनी सारी चीजें एक फिक्सेटिव के अंदर होनी चाहिए, तभी उसको गुड फिक्सेटिव कहा जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर फिक्सेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई फिक्सेशन की बात, है ना, कि आइडियल फिक्सेटिव कौन सा होता है, मेन फिक्सेशन का एम क्या होता है। अब बात आती है कि केवल फिक्सेटिव अच्छा हो यही जरूरी नहीं है ना, केवल फिक्सेटिव अच्छा हो यही जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं आपके फिक्सेशन की प्रोसेस को। वो कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर एंड पीएच की। पहला, है ना, टेम्परेचर एंड पीएच, यानी कि जब हम फिक्सेटिव का यूज करते हैं तो उसके लिए हमें एक गुड टेम्परेचर की जरूरत होती है। ना तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, ना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो वही बैक्टीरियल एक्शन स्टार्ट हो जाती है, फिक्सेटिव सही से काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है, और पीएच जो है न्यूट्रल पीएच सबसे बेस्ट होता है, या अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 भी आप लिख सकते हैं। दूसरा आता है पेनिट्रेशंस, है ना, पेनिट्रेशंस। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि पेनिट्रेशन भी अफेक्ट कर सकता है। पेनिट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 मिनट, अलग अलग टाइप के फिक्सेटिव होते हैं हम,
है ना। अब फिक्सेटिव, कुछ फिक्सेटिव ऐसे होते हैं जो फास्ट पेनिट्रेशन करते हैं, कुछ फिक्सेटिव ऐसे होते हैं जो स्लो पेनिट्रेशन करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर फास्ट पेनिट्रेशन की, है ना, जैसे कि बात करूं फास्ट पेनिट्रेशन की, तो एक एल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन अल्कोहल क्या करेगा, वो फास्ट पेनिट्रेशन तो करेगा, बट क्या कर देता है, स्वेल कर देता है। इसीलिए मैंने बोला ना कि सारी प्रॉपर्टी एक में नहीं मिलती है। अब ये है भाई फॉर्मेलिन, जो कि स्लो पेनिट्रेशन करता है ना, वो थोड़ा सा धीरे पेनिट्रेट करेगा, लेकिन वो मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करेगा, है ना, मतलब कि मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके रखेगा, नो स्वेल नो श्रिंक, थोड़ा सा स्लो पेनिट्रेशन, बहुत ज्यादा भी नहीं। तो ऐसा फिक्सेटिव जो पेनिट्रेट भी कर जाए और स्वेल और श्रिंक भी ना करे, है ना, तो ये फैक्टर भी अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ द टिश्यू। नेचर ऑफ टिश्यू, टिश्यू का नेचर मतलब जैसे कि ये फैक्टर भी टिश्यू अफेक्ट कर सकता है। कैसे अफेक्ट कर सकता है, जैसे हम बात करें ब्रेन टिश्यू की, तो ब्रेन टिश्यू ना मतलब बहुत उसमें बहुत फास्ट ऑटोलाइसिस होता है, बहुत फास्ट ऑटोलाइसिस होता है किसमें, जैसे कि ब्रेन टिश्यू या लीवर की बात कर लो या पेनक्रियास की बात कर लो, क्योंकि पेनक्रियास में ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो एंजाइम्स अपनी एक्शंस करते हैं और उसकी वजह से टिश्यू का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, फास्ट ऑटोलाइसिस, फास्ट ऑटोलाइसिस, है ना। और अगर हम जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का टिश्यू, बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है जल्दी से। और अगर हम जैसे फाइब्रस टिश्यू की बात करें, है ना, फाइब्रस टिश्यू की बात करें तो इसमें थोड़ा सा लो ऑटोलाइसिस होता है, धीरे होता है। तो टिश्यू का नेचर भी महत्व रखता है, इसीलिए भाई स्पेसिमेन को जब बाहर निकालते हैं टिश्यू को, तो तुरंत फिक्स कर देना चाहिए, तुरंत फिक्सेटिव में डाल देना चाहिए, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज एज इट इज रहे, है ना, बिगड़े ना। ये हो गया नेचर ऑफ द टिश्यू। उसके बाद बात आती है आपके टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव, है ना, कि कौन से टाइप का फिक्सेटिव आप यूज कर रहे हैं एंड कितनी कंसंट्रेशन में यूज कर रहे हैं, कितनी कंसंट्रेशन में हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10% फॉर्मेलिन, है ना, तो नॉर्मली 10% फॉर्मेलिन एक ये फिक्स कंसंट्रेशन है जो कि हम फॉर्मेलिन की यूज कर रहे हैं, राइट। तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा महत्व रखती है। अगर हम कंसंट्रेशन जैसे कम कर देते हैं या कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है ना, ये कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगा, टिश्यू हार्ड हो जाएगा, तो ब्रिटल हो सकता है। अगर कम रख दिया तो क्या होगा, इनकम्प्लीट फिक्सेशन, है ना, इनकम्प्लीट फिक्सेशन, फिक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि वो भाई फिक्स कि आपने यहाँ पे अगर कम कंसंट्रेशन में किसी फिक्सेटिव का यूज किया है, जितना एक टिश्यू को चाहिए होता है उससे अगर कम है, तो वो क्या पूरी तरीके से टिश्यू को प्रिजर्व करेगा, नहीं करेगा। तो ये भी अफेक्ट कर सकता है कंसंट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव। उसके बाद बात आती है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव, वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव वैसे हम यहाँ पे 10:1 के रेशियो में यूज करते हैं, मतलब कि एक टिश्यू का मतलब 10 गुना हम लेते हैं फिक्सेटिव। तो ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा महत्व रखती है। कैसे कि भाई आपका स्पेसिमेन इतना बड़ा है और आपने फिक्सेटिव इतनों सा लिया है, तो क्या होगा, वो पूरा प्रिजर्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव ये भी जरूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं टिश्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन भी आप लिख सकते हैं कि कितने टाइम तक आप फिक्सेटिव को रख रहे हैं, है ना। जैसे मैंने फिक्सेटिव की अगर हम बात करें तो मीजम करके, मीजम स्पेसिमेन जो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में, तो उसमें हम क्या होता है स्पेसिमेन को सालों तक रख सकते हैं फिक्सेटिव के अंदर। तो फिक्सेटिव को आपने रखा, अगर आप जैसे कुछ टाइम बाद ही एग्जामिनेशन करते हैं तो बेस्ट आपको प्रिजर्वेशन मिलती है। उसके बाद महीने तक भी हम रख सकते हैं और उसके बाद सालों तक भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अभी जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है फिक्सेटिव में रखने के बाद, जरूरी नहीं है कि वो सालों बाद भी वही देखने को मिले, है ना, सालों बाद। क्योंकि एक फिक्सेटिव की प्रॉपर्टीज होती है कि भाई मैं इतनी लिमिट तक इसको अच्छे से प्रिजर्व रख सकता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आपको थोड़ा सा उसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है।
है ना। तो ये सारे जो है फैक्टर हैं टिश्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, एक चीज और है जो हम भूल रहे हैं, वो है साइज एंड थिकनेस, जो हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। साइज एंड थिकनेस ऑफ टिश्यू, टिश्यू की साइज एंड थिकनेस ये भी जरूरी है, ये वाला फैक्टर भी अफेक्ट कर सकता है। टिश्यू की साइज कितनी है, अप्रोक्सीमेटली जैसे कि 3 से 5 या 3 से 4 का आपके पास में टिश्यू होना चाहिए। जितना ज्यादा टिश्यू, इसीलिए तो हम ग्रॉसिंग करते हैं, छोटा सा टिश्यू का पीस कट करते हैं ताकि फिक्सेशन अच्छे से हो सके, है ना। ग्रोसिंग करने का रोल ही यही है कि टिश्यू को छोटा सा कट करके और फिर उसको अच्छे से फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के बाद फिर प्रॉपर फिक्सेशन के बाद प्रोसेसिंग करी जाती है, ताकि आपकी आगे की टिश्यू प्रोसेसिंग भी अच्छा हो और आप क्लियरली अच्छे से देख पाए जो भी डिसीज है उसको। तो साइज एंड थिकनेस ऑफ टिश्यू भी जरूरी होता है। टाइम, ड्यूरेशंस ऑफ फिक्सेटिव, कितने टाइम तक कितने टाइम बाद आप रख रहे हो फिक्सेटिव के अंदर, ये सारी चीजें हैं जो कि आपके टिश्यू को अफेक्ट कर सकती है। तो एक टिश्यू का क्या क्या एक फिक्सेटिव का क्या क्या काम होता है वो मैंने आपको बता दिया है, कि वो ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रेफेक्शन से बचाता है, वो टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है, वो टिश्यू के आर्किटेक्चर्स, उसके सेल्यूलर डिटेल्स को मेंटेन करके रखता है, वो टिश्यू प्रोसेसिंग में यूज होने वाले रिएजेंट में इन टिश्यू को इनसॉल्युबल बना देता है, ताकि वो किसी भी रिएजेंट के साथ सॉल्युबल ना हो सके, उसका कंपोजिशन चेंज ना हो। ऑल्सो जो चीजें टिश्यू के अंदर जहां पर है उनको वहीं पर मेंटेन करके रखता है ना, उनके ओरिजिनल लोकेशन पर ही उसको रखता है। स्टैंडिंग को भी इनहेंस करता है। तो ये हो गए आपकी एम ऑफ फिक्सेटिव। उसके बाद मैंने आपको बताया एक आइडियल फिक्सेटिव कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक में जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव के बारे में बताऊंगी, कि कौन कौन से टाइप के फिक्सेटिव हम यूज करते हैं, क्या उसमें रिएजेंट हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आने वाला जो टॉपिक है आपका उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिक्सेटिव हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई सा भी कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई अच्छे से इसको देख लेना, समझ लेना, इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव के साथ। थैंक यू।